ठीक, तो सभी को नमस्कार। केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, एक भारत श्रेष्ठ भारत इकाई की तरफ से ये दूसरा वेबिनार है और इस वेबिनार में जितने भी श्रोता, जितने भी हमारे विद्यार्थी, फैकल्टी मेंबर, चाहे यहाँ का हो चाहे छत्तीसगढ़ के हो, जितने भी जुड़े हुए हैं, जितने भी दर्शक हैं, सबको आज एक पावन तिथि है जो कि भगवान जगन्नाथ का आज रथ यात्रा है। भगवान जगन्नाथ को आज अपनी रथ से वो मौसी के यहाँ जाते हैं और आज का दिन बहुत ही शुभ होता है और प्रारंभ होता है और बड़ा मशक्कत के बाद आखिरकार उच्च न्यायालय ने, भारत के उच्च न्यायालय ने पुनर्विचार के पश्चात आज कल उसकी अनुमति दी और आज रथ यात्रा प्रारंभ हुआ। आज इस पावन अवसर पर हम, ये सौभाग्य की बात है, संयोग की बात है, हम भी एक वेबिनार के अंतर्गत एक विचार रखने के लिए छत्तीसगढ़ की जो गौरवशाली सांस्कृतिक इतिहास है उसके ऊपर आज हमारे समक्ष एक विषय रखा जाएगा। और जैसा कि हम सबको इस बात की ज्ञान होगा कि 2015 में हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक प्रकार की अनेक कार्यक्रम को समूह करके इसके प्रारंभ किया था। तत्पश्चात 2017 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात निर्देश के अनुसार इसका पालन करते हुए एक कमेटी कंस्टिट्यूट किया था ताकि वो साल भर में अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज गतिविधियों को कर सके। तो इस नाते से अनेक प्रकार की गतिविधियां हो चुके हैं और इस गतिविधियों को करने के लिए, और जैसा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक सबसे बड़ा मकसद यह है कि सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि दोनों राज्यों के बीच में पेयर बना है, एक ग्रुप बना है, जैसे गुजरात छत्तीसगढ़ के साथ बना है, चाहे राज्य स्तर पर और राज्य में स्थित जितने भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, चाहे उच्च शैक्षणिक संस्था हो, चाहे प्राइमरी एजुकेशन संस्थाएं हो, इन सब के बीच में अलग अलग प्रकार की कार्यक्रम, एक प्रांत के लोग अपनी कल्चर के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में, खान पान के बारे में, रहन सहन के बारे में, भाषा के बारे में अवगत हो, जानकारी प्राप्त करें और इसी प्रकार की एक लंबा निरंतर कार्यक्रम चलना चाहिए, इस प्रकार की योजना बनी है। इस क्रम में मैडम आवाज आ रही है? जी सर। जी सर एम आई ऑडिबल ना? या हाँ, परफेक्ट। इस क्रम में इस प्रकार की अनेक कार्यक्रम चलते चलते हम लगभग 3 साल की ये एक जो जर्नी था उसको हमने पूरा कर चुके हैं। अब ये चौथे साल पे हमारे अनेक प्रकार की कार्यक्रम हो चुके हैं और पिछले महीने हमने एक और कार्यक्रम रखा था एक भारत श्रेष्ठ भारत की ओर से, जिसमें आदरणीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी ने अपने बात को रखा था, अपने विचार को रखे थे और आज उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में इस कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक इतिहास और उसकी विरासत वर्तमान से अतीत तक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे समक्ष है छत्तीसगढ़ में स्थित पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग की अध्यक्षा तथा प्रोफेसर माननीय मैडम श्रीमती दिनेश नंदिनी परिहार मैडम, और उनको हम आज सुनेंगे। और इस कार्यक्रम के आज का जो टॉक है, आज का जो विचार खंड है, तो उसमें हमारे यूनिवर्सिटी के, हमारे विश्वविद्यालय के, केंद्रीय गुजरात विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय प्रोफेसर रमाशंकर दुबे जी उसका अध्यक्षता करेंगे। तो मैं सबसे पहले हमारे कुलपति महोदय को, सारे दर्शकों को, सारे श्रोता को मैं जानकारी देना चाहूँगा कि प्रोफेसर रमाशंकर दुबे
एक न केवल एकेडमिशियन है बल्कि एक अच्छा वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट भी है। और लंबे समय से आपने लगभग 40 साल के आसपास आपने टीचिंग और रिसर्च में इन्वॉल्व है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपने डिग्री प्राप्त की और वहीं से प्राध्यापक के नाते आप लंबा समय से कार्यरत थे। इससे पहले इस दायित्व को निर्वाह करने से पहले आपने इस भागलपुर विश्वविद्यालय में, बिहार में स्थित भागलपुर विश्वविद्यालय में आप कुलपति के दायित्व निर्वाह कर चुके हैं। तत्पश्चात आपने 2009 में गुरु घासीदास, छत्तीसगढ़ में जो यूनिवर्सिटी है गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसके साथ हमारा टाई अप है, वहाँ का भी इससे पहले आप कुलपति रह चुके हैं। तो ये सौभाग्य की बात है कि पूरा केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात की कि हमें ऐसा अनुभवी क्या कहते हैं कुलपति मिले हैं जो निरंतर उनका सहयोग और मार्गदर्शन हमें मिलता रहा है। इससे पहले अनेक प्रकार की कमेटी में आप रहे हैं, अनेक प्रकार की भारत सरकार की कमेटी, राज्य सरकार की कमेटी में रहे, बहुत सारे आपका रिसर्च आर्टिकल्स, किताब पब्लिश हुए। और इन सबसे बीच सबसे जो चौंकाने वाली बात है एकेडमिक जगत में, आपका जो साइटेशन है लगभग 12,500 से अधिक साइटेशन है, जो अपने आप एक मापदंड से भी परे है। तो ऐसे व्यक्तित्व की धनी प्रोफेसर रमाशंकर दुबे जी, हमारे कुलपति महोदय, आज इस कार्यक्रम का अध्यक्षता करेंगे। साथ में नंदिनी, जो आज के मुख्य वक्ता है, मैडम नंदिनी परिहार मैडम, तो आप इतिहास विभाग के अध्यक्ष हैं। अनेक प्रकार की कमेटी में आप, राज्य स्तरीय कमेटी में आप जुड़े हुए हैं। इतिहास, संस्कृति और खास करके मॉडर्न इतिहास के संदर्भ में आपका गहरा रुचि है, गहरा अध्ययन है। और आपने अनेक प्रकार के संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं। और आज कार्यक्रम के आपका मुख्य वक्ता के नाते हम मार्गदर्शन करेंगे। तो इससे पहले जैसे कि मैंने पृष्ठभूमि रखा है एक भारत श्रेष्ठ भारत का और इस कार्यक्रम के बारे में, कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं अनुरोध करूंगा हमारी जो टेक्निकल टीम को कि वो यूनिवर्सिटी की जो कुलगीत है उस कुलगीत को प्ले करें, उस कुलगीत को चलाएं। और ये कुलगीत एक हम सबको जानने का विषय है कि ये सौभाग्य का विषय भी है। जैसे ही हमारे पिछले साल हमारे कुलपति महोदय ने यहाँ पे पहले वक्त पधारा, दायित्व का अपने इंचार्ज लिए, चार्ज ग्रहण किया, उसके बाद उन्होंने इस चीज को महसूस किया कि इस विश्वविद्यालय में कोई कुलगीत नहीं है। तो उन्होंने स्वयं किसी को ना कहते हुए स्वयं ही रचना कर डाला। तो उन्होंने स्वयं इस गीत को, जो लिरिक्स है और जो रचना है, आपकी द्वारा हुआ है। और इसमें पूरी की पूरी गुजरात की स्थित, जो गुजरात की गौरव इतिहास से जितनी परंपरा है, चाहे वो द्वारका है, नर्मदा है, साबरमती है, गांधी जी के बारे में, लौह पुरुष सरदार पटेल के बारे में, तथा जितनी भी लोथल सभ्यता है, पुराना सभ्यता, सब के बारे में एक रस भरी क्या कहते हैं कुलगीत को उन्होंने प्रस्तुत किया है। और उस कुलगीत की हमने पिछले साल से इसको चालू किया, पहला कन्वोकेशन के। और ऐसा निर्णय हुआ यूनिवर्सिटी में, कोई भी कार्यक्रम, छोटे बड़े कार्यक्रम हो यूनिवर्सिटी के स्तर पर, तो इस कुलगीत को प्रारंभ में ही उसको चलाया जाए और एक निवेदन के साथ इसको चलाया जाए कि कुलगीत के पश्चात कोई भी ताली ना बजाए। तो इसलिए ताकि सम्मान की तरह एक कुलगीत को और गौरव परंपरा को सम्मान करते हुए कोई ताली ना बजाए और सामान्य रूप से उसको सुने और उसके बाद उसको अनुभव करें। तो इसलिए मैं विनती करूंगा कि हमारी जो टेक्निकल टीम है, कृपा करके आप कुलगीत को प्रारंभ करें, उसके पश्चात हम उसको कार्यक्रम को शुरू करेंगे। जी मयूर भाई, कुलगीत को चालू करिए। परम पावन अति मन भावन, यह विश्व ज्ञान का कुंज हमारा। परम पावन अति मन भावन, यह विश्व ज्ञान का कुंज हमारा। इसी भूमि से राष्ट्रपिता ने विश्व शांति संदेश दिया। शारीरिक बौद्धिक नैतिक विकास को
शिक्षा का आदर्श किया, सदाचार को नित संकल्पित, सत्य शिक्षा का पुंज हमारा। परम पावन अति मन भावन, यह विश्व ज्ञान का पुंज हमारा। भूमि लौह पुरुष की जिससे एकीकृत हुआ भारत महान, चिंतन प्रेमचंद्र दयानंद का लोथल से हुई सभ्यता महान, साबरमती नर्मदा से सिंचित सामाजिक ज्ञान का कुंज हमारा। परम पावन अति मन भावन, यह विश्व ज्ञान का पुंज हमारा। द्वारिकाधीश पर गर्व करे हम, गीता का जिसने ज्ञान दिया, कर्म भक्ति और ज्ञान ज्योति से मानव का उत्थान किया, उनके दिव्य दर्शन से प्रेरित कर्म ज्ञान का कुंज हमारा। परम पावन अति मन भावन, यह विश्व ज्ञान का पुंज हमारा। भाषा शिक्षा रसायन प्रबंधन, विविध ज्ञान विज्ञान समागम, नवाचार से विश्वविद्यालय में जहाँ शोधरत हर जन मन, नई विधा में शोध व शिक्षण, ज्ञान सृजन का कुंज हमारा। परम पावन अति मन भावन, यह विश्व ज्ञान का पुंज हमारा। परम पावन अति मन भावन, यह विश्व ज्ञान का पुंज हमारा। परम पावन अति मन भावन, यह विश्व ज्ञान का पुंज हमारा। धन्यवाद मयूर भाई, बहुत सुंदर, बिना किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की ये कुल गीता आपने चालू किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं विनती करूंगा अपने आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर नंदिनी दिनेश परिहार मैडम को कि आप विषय को रखें। तो 30 से 40 मिनट के भीतर आप कोशिश कीजिए कि समाप्त करने के लिए, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है, लंबा है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हमने 1 घंटा का कार्यक्रम रखा है, तो इसलिए आग्रह करूंगा कि आप 30 से 40 मिनट के भीतर अपना विषय को रखें। तत्पश्चात जो प्रेसिडेंशियल रिमार्क है हमारे कुलपति महोदय जी प्रोफेसर रमाशंकर दुबे जी रखेंगे। तो सबसे पहले मैं पुनः विनती करूंगा मैडम परिहार मैडम को कि अपने बात को रखें। धन्यवाद मैडम। दुबे जी एवं इसके संयोजक डॉक्टर अतरु महापात्रा जी का मैं हार्दिक अभिवादन करती हूँ। साथ ही इस परिचर्चा में जुड़े हुए सभी प्रबुद्धजनों का अभिनंदन करती हूँ। भारतीय संस्कृति के दार्शनिक पृष्ठभूमि, मानव कल्याण,
सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की रही है। इसी कारण संपूर्ण भारतीय संस्कृति में बाह्य विविधता के अंदर एकात्म राष्ट्रीय भाव अंतर्निहित है। इसी तत्व को भारत सरकार द्वारा पहचान कर एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे अत्यंत प्रासंगिक अभियान प्रारंभ किया गया। इस अभियान में भगवान कृष्ण की कर्मभूमि गुजरात और उनकी पटरानी सत्यभामा की जन्मभूमि छत्तीसगढ़ का गठजोड़ बनाए जाना एक सुखद संयोग है। संस्कृति के इसी भावधारा में आज हम वेबिनार के माध्यम से एक ऐसे नैसर्गिक सौंदर्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाले भूभाग पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके प्रमाण ऐतिहासिक साक्ष्यों एवं मौखिक परंपराओं में संरक्षित है। यह भूभाग भारतवर्ष के लगभग मध्य में स्थित होने के कारण यहाँ का इतिहास और संस्कृति उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में घटित घटनाओं से प्रभावित होता रहा है, जिसके कारण इस क्षेत्र की राजनीतिक इतिहास, कला, संस्कृति, व्यापारिक संबंध में अन्य क्षेत्रों के साथ सुंदर समन्वय दिखाई देता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ क्षेत्र अपने नैसर्गिक संपदा के साथ साथ लोक साहित्य, लोक परंपरा, लोकगीत, लोक नृत्य के दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध, अर्धनागरीय, ग्रामीण तथा जनजातीय संस्कृति वाले भूभाग के नाम से जाना जाता है। परंतु इस भूभाग का समृद्ध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रहा है, जिसका समसामयिक विवेचना 3 अलग अलग संदर्भों में करना प्रासंगिक होगा, क्योंकि संस्कृति संवर्धन में भौगोलिक संरचना, राजनीतिक अनुक्रम का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ राज्य का जो स्वरूप हम देखते हैं वैसा प्राचीन काल में नहीं रहा है। इस भूभाग के भौगोलिक स्थिति के संबंध में जो ऐतिहासिक एवं पौराणिक साक्ष्यों में विवरण मिलता है, उसमें 3 अलग अलग जनपद होने का उल्लेख है। इन जनपदों के पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध, यहाँ की प्रत प्रणाली एवं भौगोलिक संरचना का उल्लेख मिलता है, जिसमें मेकल जनपद, कौशल, दक्षिण कौशल जनपद, दंडकारण्य एवं महाकांता। मेकल क्षेत्र का उल्लेख अभिलेखों एवं साहित्यिक साक्ष्यों में अलग अलग संदर्भों में मिलता है। पुराणों में मेकल जाति का उल्लेख मिलता है, जो नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक के आसपास निवास करती थी। वाकाटक शासक पृथ्वीसेन द्वितीय के ताम्रपत्रों में मेकल का उल्लेख एक जनपद के रूप में किया गया है और इसका उल्लेख मालवा, इसका उत्कल एवं कौशल के साथ साथ किया गया है। वर्तमान में यह भूभाग छत्तीसगढ़ क्षेत्र का उत्तर पश्चिमी भाग के अंतर्गत आता है, जिसे हम इस मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं। जो प्राचीन कौशल था, उसका भाग छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग या मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग के अंतर्गत आता था और यह भूभाग नर्मदा का उद्गम स्थल होने कारण गुजरात के साथ सांस्कृतिक संबंध जोड़ने का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र भी रहा है। इसके पास जो दूसरा हमारा जो भूभाग आता है वह है कौशल, यानी दक्षिण कौशल। प्राचीन भारतीय साहित्यिक परंपराओं में इस कौशल की उत्पत्ति और स्थिति के संबंध में अनेक विवरण संरक्षित हैं। इस भूभाग में श्री राम की जननी कौशल्या तथा भगवान कृष्ण की पटरानी सत्यभामा के जन्म भूमि होने का उल्लेख महाकाव्यों में मिलता है। वाल्मीकि रामायण से ज्ञात होता है कि श्री राम ने अपने साम्राज्य को 2 भागों में विभाजित कर लव को उत्तर कौशल का और कुश को दक्षिण कौशल का शासक बनाया। दक्षिण कौशल के संबंध में पुराणों में भी अनेक विवरण संरक्षित है। महाभारत में अनेक स्थलों पर इसकी स्थिति विषयक जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक काल में अनेक अभिलेखों एवं साहित्यिक साक्ष्यों में कौशल के संबंध में राजनीतिक,
सांस्कृतिक इतिहास का विस्तृत उल्लेख मिलता है। वर्तमान समय में यह भूभाग मध्य छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यही एक केंद्र बिंदु था जो छत्तीसगढ़ का मैदानी भूभाग कहते हैं, जो प्राचीन काल से ही क्षेत्रीय इतिहास और अन्य क्षेत्रों के साथ संबंध के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और कौशल एक तरह से पूरी छत्तीसगढ़ संस्कृति का केंद्र रहा है। फिर आता है दंडकारण्य यानी महाकांतार। प्राचीन काल में इस क्षेत्र के लिए कांतार, महाकांतार एवं माटुत क्षेत्र जैसे नामों का उल्लेख मिलता है। पौराणिक परंपरा के अनुसार इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक के नाम पर इस क्षेत्र को दंडकारण्य कहा जाता है, जो श्री राम के वनवास काल का मुख्य केंद्र रहा है। ऐतिहासिक काल में इस क्षेत्र से संबंधित अनेक विवरण अभिलेखी साक्ष्यों में मिलता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में इस क्षेत्र के लिए महाकांतार शब्द का प्रयोग किया गया है। इस क्षेत्र में शासन करने वाले चिंदक नागवंशी शासकों के अभिलेखों में इस क्षेत्र का नाम चक्रकोट मंडल मिलता है। वर्तमान में यह भूभाग बस्तर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जो छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग है। हम इस मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं यह क्षेत्र सांस्कृतिक रूप से आज यह माना जाता है कि वनवासी जनजाति क्षेत्र है, किंतु इस क्षेत्र का एक उन्नत संस्कृति है और यह भूभाग महाकाव्यों के काल से लेकर आज भी निरंतर विविध संस्कृतियों का केंद्र रहा है। इसके बाद हम देखते हैं प्राचीन छत्तीसगढ़ का जो बाह्य जनपद के साथ किस प्रकार के सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। इन सांस्कृतिक संबंधों में यहाँ की पथ प्रणाली का जो रास्ते थे, जो पथ थे, जो छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्रों से जोड़ते थे, उसका विशेष स्थान है, क्योंकि समृद्ध संस्कृति में पथों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिसे हम इस मानचित्र के माध्यम से दिखाना जा रहे हैं कि यह कैसे समृद्ध सांस्कृतिक संरचना वाला क्षेत्र रहा है। इस क्षेत्र में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की ओर जाने वाले अनेक व्यापारिक पथ थे। इन पथों का उल्लेख साहित्यों में, अभिलेखों में अनेक संदर्भों में मिलता है, जिसका राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों महत्व रहा है, क्योंकि गुजरात से जो प्रारंभ होते थे रास्ते बरुकच्छ से, और हमको वहां से लेकर के पुरी तक का या पश्चिमी समुद्र से पूर्वी समुद्र तक जो भी पथ मार्ग जाते थे, प्राचीन काल में उत्तरापथ एवं दक्षिणापथ के रूप में जिसे जाना जाता है, वह पथ कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए थे। इस प्रकार से हम अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उसके प्रमाण यहाँ से मिलने वाले बहुत सारे अभिलेखी मौद्रिक साक्ष्य भी हैं। इसे यह कह सकते हैं कि यह क्षेत्र सांस्कृतिक रूप में पथों के द्वारा भारत के अन्य भागों से जुड़ा रहा है। इस मानचित्र में हम देख सकते हैं कि जो दक्षिण कोसल था उसके पड़ोसी राज्य हैं, पूर्व में कलिंग, दक्षिण में आंध्र, पश्चिम में विदर्भ, उत्तर पूर्व में डाहल, मेकल, काशी, कौशाम्बी, मगध, ये जो महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र थे, यहाँ से को जोड़ने वाले छत्तीसगढ़ में अनेक पथ थे, अनेक केंद्र थे, जैसे सिरपुर, मल्हार, शिवरी नारायण, रतनपुर। यहाँ से जारी अनेक अभिलेखों में छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक विविधता संबंधों की जानकारी मिलती है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र के हम आते हैं राजनीतिक अनुक्रम में, इस समय किस प्रकार के राजनीतिक अनुक्रमों का निर्माण हुआ और यह भूभाग का क्या प्राचीन स्वरूप रहा है। प्राचीन मेकल, कोसल तथा दंडकारण्य वाला भूभाग ही वर्तमान काल में छत्तीसगढ़ के रूप में जाना जाता है। यह भूभाग भारतवर्ष के लगभग मध्य में स्थित है होने के साथ साथ प्राकृतिक संपदा, नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण सांस्कृतिक विविधता वाला एक समृद्ध भूभाग है। यहाँ से प्राप्त पुरातात्विक, साहित्यिक एवं पारंपरिक साक्ष्यों में इस क्षेत्र के राजनीतिक अनुक्रम जो मिलते हैं उसे हम उसकी प्रकृति के अनुसार उसे हम 3 अलग अलग कालखंडों में बात देख सकते हैं, जिसमें आता है अनुश्रुति जन्य काल, साम्राज्यवादी शासकों का शासनकाल और स्थानीय शासकों का शासनकाल। हम अनुश्रुति जन्य इतिहास काल उस कालखंड को कहते हैं जिस कालखंड का उल्लेख महाकाव्यों में, पौराणिक परंपराओं में, साहित्यों में के विभिन्न आख्यानों में मिलता है। इस क्षेत्र से संबंधित घटनाओं का एवं शासकों के नामों का उल्लेख हुआ है।
जिससे इस क्षेत्र की अस्तित्व तो ज्ञात होता है किंतु क्रमबद्ध ऐतिहासिक स्वरूप नहीं मिलता है। यह स्थिति लगभग 1000 वर्षों तक रहा। इस स्थिति के लिए, इस कालखंड के लिए अनुश्रुति जन्य इतिहास काल माना जा सकता है, क्योंकि इस कालक्रम का क्रमिक इतिहास उपलब्ध नहीं है जो राजवंशों, साम्राज्य क्षेत्रों के अनुसार हो, पर इसके अस्तित्व के तो प्रमाण हैं। इसलिए इस कालखंड को अनुश्रुति जन्य इतिहास काल कहना ज्यादा प्रासंगिक है। इसके बाद में इस क्षेत्र का जो राजनीतिक इतिहास का दूसरा फेज आता है वह है ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के लगभग से प्रारंभ होता है और 5वीं शताब्दी तक रहता है। इस कालक्रम में इस क्षेत्र में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिशा में छत्तीसगढ़ क्षेत्र के बड़े बड़े साम्राज्यवादी शासक थे, जिनका प्रत्यक्ष अधिकार या प्रभाव क्षेत्र छत्तीसगढ़ क्षेत्र में होने का उल्लेख इनके अभिलेखी साक्ष्यों में, मौद्रिक साक्ष्यों में मिलता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि यह भूभाग दक्कन के सातवाहन वंशी शासक, उड़ीसा के चेदी वंशी खारवेल, विदर्भ के वाकाटक वंशी शासक, मगध के गुप्त वंशी शासक, जो बहुत विशेष साम्राज्यवादी शासक थे, बड़े बड़े साम्राज्य थे, उनकी प्रभाव क्षेत्र में, उनके अधिकार क्षेत्र में समय समय पर यह भूभाग रहा, जिसका प्रमाण यहाँ से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों, मौद्रिक साक्ष्यों एवं यहाँ उत्खनन से मिले हुए सामग्री से मिलता है, जिससे हम यह कह सकते हैं कि यह भूभाग इस कालक्रम में, यह क्षेत्र का राजनीतिक अनुक्रम में इन शासकों का विशेष योगदान रहा है। इसके बाद हम आते हैं छत्तीसगढ़ क्षेत्र का जो राजनीतिक अनुक्रम देखते हैं, उसमें स्थानीय शासकों का उदय होता है, जिसका काल 5वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी के लगभग आता है। इन शासकों के शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उनकी साम्राज्य सीमाएं घटती बढ़ती रही है। साक्ष्य यहाँ से जो मिलते हैं उसमें दान और निर्माण के अवसर पर जारी किए गए अभिलेख, मुद्राएं, राजाश्रय में निर्मित स्थापत्य, प्रतिमाएं जैसे विपुल पुरातात्विक प्रमाण हैं, जो इन राजनीतिक इतिहास के साथ साथ समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास के भी साक्ष्य हैं। स्थानीय राजवंश एवं उसके शासनकाल, इस क्रम में सबसे आते हैं पौराणिक नलों का वंशज कहने वाले शासक, जिसे नलवंशी कहा गया है। इनका अधिकार क्षेत्र 5वीं से 9वीं शताब्दी तक दक्षिण छत्तीसगढ़ क्षेत्र में रहा है। उसके पश्चात सरबपुरी राजवंश जो कहते हैं, इनका मध्य छत्तीसगढ़ क्षेत्र में रहा है। इनका भी 4वीं से लेकर के 6वीं शताब्दी तक शासनकाल रहा। इसी प्रकार से पांडुवंशी शासन, जो पौराणिक पांडु को अपने वंशज कहते हैं, उनका भी यहाँ पे शासनकाल 7वीं से 9वीं शताब्दी तक रहा। उसके बाद में पौराणिक कलचुरी है वंशी शासकों का, जिनकी मुख्य शाखा माहिष्मती और त्रिपुरी थी, उन्हीं की एक शाखा छत्तीसगढ़ में भी शासन किया। इस प्रकार इन स्थानीय शासकों के शासन काल में से जो जारी हमारे पास बहुत विपुल पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, बड़ी संख्या में अभिलेख हैं, मुद्राएं हैं, प्रतिमाएं हैं, स्मारक हैं, जो जिसके माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र का कैसा गौरवशाली सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रहा है। अब हम आते हैं इस क्षेत्र की जो सांस्कृतिक पुरातात्विक साक्ष्यों में अंतर्निहित विभिन्न सांस्कृतिक आयाम, जिससे धर्म, दर्शन, स्थापत्य, मूर्तिकला, प्रतिमा विज्ञान, साहित्य, सामाजिक जीवन जैसे बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं, उसमें उन्नत संस्कृति का अनुक्रम ज्ञात होता है। तो यहाँ सभी को ले पाना थोड़ा सा संभव नहीं है, समय का अभाव है, इसलिए कुछ विशिष्ट चीजों को मैं प्रकाश डालना चाहूंगी, जिसके माध्यम से हम छत्तीसगढ़ क्षेत्र के सांस्कृतिक स्थिति का एक झलक देख सकते हैं। और अति पुरातन काल से ही समाज के सभी वर्गों में धर्म का स्थान सर्वोच्च रहा है। धर्म के क्रियात्मक स्वरूप में दान, निर्माण, यज्ञ, होम, तीर्थाटन, धार्मिक पर्व, उत्सव जीवन के आवश्यक अंग के रूप में समाज के सभी वर्गों द्वारा स्वीकृत थे। छत्तीसगढ़ क्षेत्र से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि यहाँ के समाज में भी के वही प्रतिमान थे जो प्राचीन भारत के अन्य केंद्रों का रहा है, और यहाँ पर भी ब्राह्मण, बौद्ध, जैन धर्म उनके संप्रदायों के साथ साथ धर्म संभाव के साथ विकसित हुआ है। शासक का राजकीय धर्म अलग होते हुए भी
अन्य धर्मों को भी संरक्षण प्रदान करने का उल्लेख हमें यहाँ के पुरातात्विक प्रमाणों में मिलते हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ क्षेत्र के धार्मिक विकास का कालक्रमानुसार अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र में प्रथम शासन करने वाले सातवाहन वंशी शासक थे, जिनका राजकीय धर्म ब्राह्मण था। उन्होंने अनेक वैदिक यज्ञों के कर्ता थे और उन्हें वैदिक धर्मों के पुनः स्थापक माना जाता है। उनके राजकीय संरक्षण में महायानी बौद्ध धर्मानुयायी नागार्जुन को संरक्षण प्रदान करने का उल्लेख मिलता है, जो नागार्जुन का केंद्र उल्लेख ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा विवरण में किया है। उसमें कहा है कि नागार्जुन दक्षिण कोसल के राजधानी में रहते थे। तो यह इसी तरह से उनकी धार्मिक संभाव की जो उदार चरित्र था यह ज्ञात होता है। सातवाहनों के पश्चात इस भूभाग में शासन करने वाले वाकाटक शासकों का राजकीय धर्म शैव था, किंतु वैष्णव धर्म को भी उन्होंने उदार संरक्षण प्रदान किया। इनके समकालीन गुप्त वंशी शासक परम भागवत थे। वैष्णव धर्म उनका राजकीय धर्म था। इसके साथ साथ गुप्त काल में हम देखते हैं कैसे जैन, बौद्ध, शैव, शाक्त सभी धर्मों का सर्वोच्च चतुर्मुखी विकास हुआ, जिसके साक्ष्य संपूर्ण उत्तर भारत से प्राप्त अनेक कला केंद्रों से प्रतिमाएं हैं, स्थापत्य मंदिर हैं, जो गुप्तों के उदार सांस्कृतिक संरक्षण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार जब यहाँ पे हम क्षेत्रीय राजवंशों के क्रम में आते हैं तो सर्वप्रथम जो नलवंशी शासक हैं वहाँ पे हम वो परम माहेश्वर थे, उनकी उपाधि, वो वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। किंतु प्रारंभिक शासक जो है वो उसके बाद में वो वैष्णव धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। तो शैव और वैष्णव का सुंदर समन्वय नलवंशी शासकों के अभिलेखी साक्ष्यों में, मौद्रिक साक्ष्यों में मिलता है, जिसके यह कह सकते हैं कि इन दोनों धर्म का विकास इनके शासन काल में हुआ। इसके पश्चात जो सरपुरी राजवंश आते हैं उनका भी राजकीय धर्म वैष्णव था, परम भागवत थे, पर उन्होंने उनके शासन काल में हम देखते हैं किस प्रकार से बौद्ध जैन धर्मों का भी संरक्षण मिला, जिसका भी लेखी प्रमाण मिलते हैं। सरपुरियों के पश्चात पांडवंशी शासक छत्तीसगढ़ के कलात्मक सांस्कृतिक विकास में बहुत सर्वोच्च स्थान रखने वाले हैं। यह इनमें भी वैष्णव, शैव और बौद्ध धर्म का सुंदर समन्वय का प्रमाण प्राचीन सिरपुर है, जहाँ के उत्खनन से, जहाँ के प्रतिमा, जहाँ के मंदिर वास्तु जो मिलते हैं वो अद्वितीय उदाहरण है यहाँ के। इसके बाद में कलचुरी शासक आते हैं। कलचुरी शासकों का सत्ता का केंद्र संपूर्ण छत्तीसगढ़ क्षेत्र रहा है। कलचुरियों का राजकीय धर्म शैव था। इसके साथ साथ उन्होंने विभिन्न आचार्यों को, पाशुपत, कालमुख, जो वल्लभी से आए, जो प्रभास से आए, उन्हें संरक्षण प्रदान किया। उनके काल में बहुत सारे ग्राम दान का उल्लेख मिलते हैं। इन ग्राम दानों में देश के विभिन्न भागों से ब्राह्मण धर्म के, वैदिक शाखाओं के अनेक ज्ञाता ब्राह्मणों को दान देने का उल्लेख मिलता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि किस प्रकार की उस समय की धार्मिक संभाव की स्थिति थी। इस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसमें उदात्त धार्मिक भाव का दर्शन हमें मिलता है। वर्तमान समय में भी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में धर्म संभाव की स्थिति दिखाई पड़ती है। यहाँ आज भी जनजीवन में पारंपरिक रूप में वैष्णव, शैव, जैन संप्रदायों के अनुयायियों के साथ साथ सगुण एवं निर्गुण धारा की आस्था रखने वाले कबीरपंथी, सतनामी, रामनामी जैसे संप्रदायों का सुंदर सामाजिक सांस्कृतिक संभाव की सहचरी छत्तीसगढ़ी संस्कृति सामाजिक जीवन में दिखाई पड़ती है। इसके बाद हम दूसरे कला के संस्कृति के दूसरे आयाम कला और स्थापत्य में आते हैं। जिस दृष्टिकोण से भी छत्तीसगढ़ की बड़ी उन्नत स्थिति रही है, इसमें मैं केवल कुछ चीजों को यहाँ रखना चाहूंगी समय के अभाव के कारण। सांस्कृतिक इतिहास में कला का महत्वपूर्ण स्थान है। कला को संस्कृति का संवाहक कहा गया है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र वास्तुकला तथा मूर्ति कला के दृष्टि से अत्यंत संपन्न है। भारतीय कला धारा के अनुरूप यहाँ की कलात्मक अभिव्यक्ति का प्रारंभ शुंग सातवाहन काल से प्रारंभ हुआ, जिसका अनवरत क्रम स्थानीय राजवंश के शासकों के शासन काल तक मिलता है। और इस काल में अनेक उच्च कोटि की कला संरचना का निर्माण इस भूभाग में हुआ है।
इस क्षेत्र की वास्तु संरचना में मृत्तिका निर्मित गढ़, नाट्यशाला, मंदिर वास्तु संरचना का विशिष्ट स्थान है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र के मूर्ति कला में भी अभिनव प्रयोग मिलता है। इस क्षेत्र में शास्त्रीय विधानों से युक्त प्रतिमाओं के साथ साथ स्थानीय परंपराओं को समाहित किए हुए प्रतिमाओं के निर्माण की परंपरा मिलती है, जो स्वतंत्र तथा मंदिर वास्तु के अंग के रूप में निरूपित किए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मृत्तिका निर्मित गढ़। इसका छत्तीसगढ़ के संस्कृति में विशिष्ट स्थान है। प्राचीन भारतीय साहित्यों में मृत्तिका निर्मित गढ़ बनाए जाने का उल्लेख मिलता है। छत्तीसगढ़ में मिट्टी से निर्मित गढ़ प्राप्त होते हैं, जिसे प्राचीन मृत्तिका गढ़ का पारंपरिक स्वरूप कहा जा सकता है। यह गढ़ इस क्षेत्र के छत्तीसगढ़ नामकरण के मुख्य आधार भी हैं। इन गढ़ों का यहाँ के सांस्कृतिक इतिहास है, विशिष्ट स्थान है। गढ़ की संरचना हम गूगल इमेज के द्वारा देख सकते हैं। यहाँ पे 2 गढ़ों का कोशिश किया गया है, किंतु इन गढ़ों का अभी तक पुरातात्विक उत्खनन नहीं हुआ है, इसलिए कालक्रम नहीं बताया जा सकता है, मगर संरचना ज्ञात होता है, जिसमें किस तरह सुंदर परकोटे से घिरा हुआ मोट में एक गढ़ की संरचना की गई थी। तो ये हमारे पास में गढ़ का गूगल इमेज है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के मैदानी भूभाग में अनेक गढ़ हैं। अब इन गढ़ों का विशेष महत्व है और इसकी संख्या 36 नहीं है जैसा कहा जाता है, नंबर में 36 नहीं है, गढ़ों की संख्या अनेक है। और अनेक गढ़ को छत्तीसगढ़ी भाषा शास्त्रीय भाषाई दृष्टिकोण से देखा जाए तो अनेकता सूचक शब्द है 36। अब इसी 36 को लेकर के इस गढ़ का नामकरण छत्तीसगढ़ हुआ है, ऐसा संभव प्रतीत होता है। दूसरा संरचना आता है जो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत विशिष्ट है, वह है उत्तर छत्तीसगढ़ क्षेत्र में रामगढ़ की पहाड़ी गुफाओं में मानव निर्मित गुफा है, जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में उल्लिखित विवरणों के अनुरूप निर्मित है। इसी कारण इसे भारतवर्ष का प्राचीनतम नाट्यशाला कहा जा सकता है। इस नाट्यशाला का प्रारूप यहाँ पे हम देखते हैं, जिसमें किस तरह से यह गुप्तकालीन अभिलेख से अभिलिखित है। मंच का निर्माण किया गया है, वहां तक पहुंचने के लिए सोपान बनाया गया है। इस तरह से बहुत ही प्राकृतिक दृश्य परिपूर्ण यह क्षेत्र रंग मंच जो बना हुआ है वह इस क्षेत्र का अनुपम कृति है। इसके पश्चात हम आते हैं मंदिर वास्तु में। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में मंदिर वास्तु का प्रारंभ स्थानीय राजवंशों के संरक्षण में हुआ, जिसका अनवरत क्रम 15वीं शताब्दी तक मिलता है। इस क्षेत्र में निर्मित मंदिर वास्तु की संरचना बेसर शैली के क्षेत्रीय उपप्रकार कोसली मंदिर वास्तु शैली में किया गया है। इन मंदिरों के में चार संरचनात्मक स्वरूप मिलता है। प्रारंभ पाषाण निर्मित मंदिरों से होता है, जिसकी पूरी संरचना पाषाण से की गई है। दूसरे कालखंड में आते हैं पाषाण निर्मित है, इष्टिका पुष्टित है, यानी पाषाण के साथ में इष्टिका ईंटों का भी प्रयोग किया गया है। और तीसरी जो विशेषता आती है इष्टिका निर्मित मंदिर, जो पूरी मंदिर नीचे से ऊपर तक सिर्फ इष्टिका में बनाई गई है। यह एक तरह से बहुत कठिन और उन्नत तकनीक का प्रमाण कहा जा सकता है, जो छत्तीसगढ़ में अनेक स्थानों से इष्टिका निर्मित मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिसके ऊपर इस चित्र में दिखाया गया लक्ष्मण मंदिर का विशिष्ट स्थान है। यह पांडुवंशी शासकों द्वारा सिरपुर में बनाया गया है, यहाँ पर अभिलिखित है कैसे महारानी वासिटा ने इसका निर्माण किया। यह विष्णु मंदिर है और इसकी जो कलाकृति है, जो इसका योजना है, वह उच्च बहुत ही अद्भुत कहा जा सकता है। और यह जो इष्टिका निर्मित मंदिर है मिलते हैं उत्तर भारत में, उससे विशिष्ट स्थान रखता है। इसके साथ साथ जंघा तक पाषाण और इष्टिका का शिखर, इस तरह से जो प्रयोग छत्तीसगढ़ में मंदिर संरचना में किया गया है पाषाण और इष्टिका का, तो इसके जो संरचना में जो विशिष्टता है वह बहुत महत्वपूर्ण है। इस कारण इस संरचनात्मक मंदिर में का जो बहुत सारे केंद्र हैं, जैसे ताला, सिरपुर, खरोड, डिपाडी, रतनपुर, शिवरी नारायण, राजी, मारंग, गढ़धरोना, बारसोर, इस प्रकार 5वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक अनेक मंदिर स्थापत्य के केंद्र हैं। शायद उसके लिए एक एक केंद्र पर एक दिन ही बोलना पड़े तो कम होगा, मगर समय के अभाव कारण सिर्फ मैं इसका विवरण मात्र यहाँ पे प्रस्तुत कर रही हूँ।
इसके बाद में आते हैं मूर्तिकला। मूर्तिकला छत्तीसगढ़ के में बहुत ही अत्यंत संपन्न है। इस क्षेत्र में प्रतिमा निर्माण की परंपरा 2री शताब्दी से प्रारंभ होता है, जिसका अनवरत क्रम 15वीं शताब्दी तक मिलता है। इस काल में अनेक उत्कृष्ट प्रतिमाओं का निर्माण शास्त्रीय मानकों के साथ साथ स्थानीय प्रभाव का सुंदर समायोजन के साथ मिलता है। यहाँ से प्राप्त अधिकांश प्रतिमाएं मंदिर वास्तु के अंग के रूप में निरूपित किए गए हैं। कुछ प्रतिमाएं स्वतंत्र चिंतन पर भी आधारित हैं। यहाँ से प्राप्त प्रतिमाओं का निर्माण तकनीक कालक्रम के अनुसार मुख्य 3 वर्गों में रखा जा सकता है। प्रथम वर्ग के अंतर्गत शुंग सातवाहन कालीन यक्ष प्रतिमा लक्षण युक्त प्रतिमाएं आते हैं। इनका अंकन छत्तीसगढ़ क्षेत्र का प्रारंभिक प्रतिमा आता है, जिसमें एक यहाँ चित्र हम दिखाना चाहेंगे। यह अभिलिखित विष्णु प्रतिमा है जो मल्हार से प्राप्त हुआ है। यहाँ पे अभिलेख लिखा हुआ है और इस अभिलेख में की लिपि जो है 2री शताब्दी ब्राह्मी लिपि है, जो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इस चतुर्भुज प्रतिमा में विष्णु का जो प्रतिमांकन किया गया है, जो स्वरूप निर्धारण किया गया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे प्रारंभिक प्रतिमा है। क्योंकि विष्णु प्रतिमा का पूर्ण विधान का विकसित स्वरूप हमको 4वीं शताब्दी में मिलता है। अब ये लगभग से 600 पूर्व है, तो प्रारंभिक प्रतिमा कही जा सकती है, मगर अभिलिखित होने के इसका विशिष्ट स्थान है। इसके बाद में हम 2य वर्ग की प्रतिमा आते हैं, जिसमें गुप्त वाकाटक कालीन शास्त्रीय आधार में ताल मान के साथ सुंदर शारीरिक रचना, निर्मल सौंदर्य तथा देवत्व भाव से परिपूर्ण प्रतिमाओं का अंकन मिलता है। इसके साथ साथ सामाजिक जीवन से संबंधित कथात्मक अंकन भी मिलता है। इस वर्ग प्रतिमाओं का निर्माण काल 5वीं से 8वीं शताब्दी तक आते हैं। इस कालक्रम में छत्तीसगढ़ क्षेत्र से एक अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुआ है। शायद ऐसा उदाहरण भारतवर्ष में कहीं अन्यत्र नहीं मिला है, जिसे रुद्र शिव की प्रतिमा माना जाता है। इस प्रतिमा में जलचर, नभचर और थलचर तीनों प्रकार सभी सब प्राणियों की जो शारीरिक संरचना है उसकी बनावट के अनुसार एक बहुत विशाल प्रतिमा का अंकन किया गया है। मगर शास्त्रीय दृष्टिकोण से यह प्रतिमा किसी भी किसी देवता के लक्षण से युक्त तो नहीं है, पर इसके जो कलात्मक अभिव्यक्ति जो किया गया है, जिसे संयोजन किया गया है, वो अद्भुत है और विशिष्ट है। 3य वर्ग के आते हैं। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कलचुरी तथा उसके समकालीन शासकों के शासन काल में जो प्रतिमा का निर्माण हुआ, उसके अलग प्रतिमान मिलते हैं, जिसके अंकन में तालमान के स्थान पर भारी भरकम शरीर विन्यास, अत्याधिक वस्त्र आभूषण, अलग अलग भाव भंगिमाओं का अंकन मिलता है, जिसकी तकनीकी दृष्टि से एक रूपता है। कलचुरी कालीन प्रतिमाओं का निर्माण 10वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। इन्हीं के इसके पश्चात छत्तीसगढ़ क्षेत्र में मूर्ति कला का ह्रास दिखाई पड़ता है। तो ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है, जिस क्षेत्र में इतनी उन्नत सुंदर प्रतिमाओं का निर्माण हुआ, 15वीं शताब्दी पर धीरे धीरे ह्रास क्यों हो गया और समाप्त क्यों हो गया, और संस्कृति ऐसी उन्नत संस्कृति का क्षेत्र एक जनजातीय अर्थ विकसित क्षेत्र क्यों माने जाने लगा, इसके पीछे जो कारणों को ढूंढना होगा। क्योंकि जिस क्षेत्र का इतना उन्नत विरासत है वह पिछड़ा नहीं हो सकता है। और इस तरह से उन्नत संस्कृति को देखते हुए हमें लगता है कि जो राजकीय संरक्षण का अभाव हुआ, उसके कारण ये संस्कृति में व्यवधान आया और इसका ही ये परिणाम हो सकता है। निष्कर्ष में यह कहना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से यह ज्ञात होता है कि इस भूभाग के भौगोलिक स्थिति के साथ साथ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी इस प्रकार की संस्कृति मुख्य धारा से जुड़ा रहा है, और कैसे यहाँ के धार्मिक विश्वास, सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक संरचना भारतीय संस्कृति की जीवन मूल्यों से अनुप्राणित और एकात्म रहा है। धन्यवाद।